नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एकेडमी में। ये क्लास बायोलॉजी का थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने जो है केंद्रक के बारे में पढ़ा था और केंद्रक में हमने कुछ डीएनए और आरएनए के बेसिक पॉइंट को जान लिया था। तो हम कम्प्लीटली डीएनए और आरएनए के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। क्लास को आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। और डीएनए के बारे में जान लेते हैं। डीएनए के बारे में हमने जो है केंद्रक के पार्ट में देखा था कि केंद्रक में जो है डीएनए और आरएनए उपस्थित होते हैं। आरएनए मेनली दो भाग में उपस्थित होता है, एक आपका कोशाद्रव्य होता है और एक आपका केंद्रक। ठीक है, एक सेकंड, जरा ये कुछ स्लाइड गड़बड़ कर रही है, इसको देख लेते हैं पहले। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। डीएनए के बारे में बात कर रहे थे, तो देखिए डीएनए हमने बताया था डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल इसके जो है फुल फॉर्म होती है। और डीएनए अगर हम देखें आरएनए की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। मेनली पूछा जाता है कि जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये आरएनए और डीएनए में पाए जाते हैं। देखिए साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, इनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो ये कुछ नाइट्रोजनी युक्त जो है बेस होते हैं जो मेनली डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। नाइट्रोजनी युक्त जो क्षार बेस बोले तो क्षार, ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्यूरीन और दूसरा होता है आपका पिरामिडीन। दोनों ही प्रकार के आरएनए और डीएनए में पाए जाते हैं। पहली बात करें तो टोटल ये 5 प्रकार के होते हैं। प्यूरीन में भी 2 पार्ट होते हैं, एडिनोसिन, A4 एडिनोसिन और G से बनता है आपका ग्वानिन। और पिरामिडीन में 3 पार्ट होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। लेकिन मेनली देखने को मिलता है कि डीएनए में केवल और केवल 4 पार्ट मिलते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ATCG। इसको ऐसे याद रखेंगे, डीएनए में ATCG मिलते हैं। डीएनए बेसिकली होता क्या है? डीएनए देखिए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो कि हमारे जो है आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, मेनली जो ये डीएनए की स्ट्रक्चर है, द्विकुंडलित जो डीएनए का मॉडल दिया था वो वाटसन और क्रिक ने दिया था। अगर हम बात करें तो साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा रहता है और एडेनिन जो है वो डबल बॉन्ड के माध्यम से, आपके पास में यहाँ पे देख सकते हैं एडेनिन डबल बॉन्ड टी, यानी कि एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें जो है ये बंधे हुए हैं। और साइटोसिन की बात करें तो साइटोसिन ग्वानिन के साथ में है। देखिए मेनली प्यूरिन के साथ में बॉन्ड नहीं बनाता, यानी कि बंध नहीं बनाता। ये मेनली क्या करता है, प्यूरिन एक पिरामिडीन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है और ग्वानिन जो होता है वो आपका साइटोसिन के साथ में बॉन्ड बनाता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होते हैं डीएनए और आरएनए में भी। बेसिकली बात हम जो है डीएनए की कर रहे हैं, तो देखिए इसमें कुछ सुगर फॉस्फेट बैकबोन इसकी दी हुई है। यहाँ पे हम डायमीटर की बात करें तो इसकी जो हेलिक्स का डायमीटर होता है, यहाँ पे देखिए ये इनको हेलिक्स बोला गया है। ये जो हेलिक्स का जो डायमीटर होता है वो 2.0 माइक्रोमीटर तक होता है। 2.0 क्या होता है, ये माइक्रोमीटर होता है। अगर हम एंगस्ट्रॉम में बात करें तो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। यदि हम ये जो आप देख रहे हैं एक सी ट्रिपल बॉन्ड जी और ए डबल बॉन्ड जी, इन दोनों के बीच की बात करें, यानी कि एक बॉन्ड के बीच की बात करें, यहाँ पे इनके बीच की बात करें ऐसे करके, तो मेनली इनमें जो है 0.34 माइक्रोमीटर का, यानी कह सकते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में बात करें तो 3.4, या माइक्रोमीटर में बात करें तो 0.34 माइक्रोन मीटर का जो है गैप होता है। यदि हम यहाँ पे पूरी एक, जब ये हेलिक्स पूरा एक बंद होता है, यहाँ पे पूरा बंद, यहाँ पे एक प्रक्रिया पूरी करता है ये, इसकी बात करें
तो इसकी जो डायमीटर होता है वो 3.4 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। और एंगस्ट्रॉम में बात करें तो 34 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं, 34 एंगस्ट्रॉम यानी कि 34 एंगस्ट्रॉम तक इसका जो है डायमीटर के बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये डीएनए के बारे में था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरएनए। आरएनए में भी बिल्कुल सेम रहते हैं ये नाइट्रोजन युक्त क्षार, ठीक है। इसमें भी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन होता है, परंतु यहाँ पे थाइमिन की जगह पे क्या मिल जाएगा आपको, यूरेसिल मिलता है देखने को। बस मेनली यही चीज याद रखनी है। उसमें एटीसीजी था आपका और इसमें आरएनए में आ जाता है आपका एयूसीजी। थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है और आरएनए जो है कम स्थायी होते हैं। किसकी अपेक्षा, डीएनए की अपेक्षा आरएनए जो है कम स्थायी होते हैं। एडेनिन और यूरेसिल के बीच डबल बॉन्ड होता है, ध्यान रखना। एडेनिन और यूरेसिल के बीच, वहां पे क्या था, एडेनिन और थाइमिन के बीच था, लेकिन यहाँ पे थाइमिन के स्थान पर क्या आ गया, यूरेसिल आ गया। क्वेश्चन बनता है कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, तो आपका यूरेसिल मिलता है। साइटोसिन और गुआनिन के बीच में वही ट्रिपल बॉन्ड आपका सेम रहेगा। तो मेनली हम बात करें, आरएनए जो है वो 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए और आपका टीआरएनए। एमआरएनए का कार्य मैसेंजर आरएनए का होता है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं संदेश वाहक आरएनए, ठीक है। डीएनए जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये आरएनए को प्रोटीन बनाने के लिए जो है एक प्रकार से इंस्ट्रक्शन देता है, और वो जो इंस्ट्रक्शन होता है वो एमआरएनए के पास पहुंचता है, तो इसको संदेश वाहक आरएनए बोलते हैं। ये संदेश वाहक आरएनए का कार्य होता है टीआरएनए को आगे जो है संदेश पहुंचाना। और टीआरएनए जो वर्क करता है, टीआरएनए वर्क करता है जो कि जितने भी तत्व होते हैं हमारे प्रोटीन वगैरह वाले बनाने वाले, उनको जो है इकट्ठा करने का कार्य करता है, और उनको जो है फिर ट्रांसफर करता है राइबोसोम आरएनए के पास, आरएनए के पास उनको ट्रांसफर कर देता है, जो कि उन जो न्यूक्लियोटाइड अम्ल होते हैं आपके पास में, एक तरीके से हम कह सकते हैं, या फिर जो आपके पास में जो एनर्जी तत्व होते हैं जो मेनली जो प्रोटीन युक्त होते हैं, उनसे जो है प्रोटीन बनाने का कार्य जो है आपके पास में आरएनए करता है। तो प्रोटीन बनाने वाला आरएनए इसको इसलिए जाना जाता है, और ये सबसे छोटा आरएनए भी है। आरआरएनए आपका सबसे छोटा आरएनए है। 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं आपके पास, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। मेनली हम जो है स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके पास में आरएनए की है। यहाँ पे सिंगल हेलिक्स टाइप दे रखा है, एडिनोसिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल, इसमें ये जो बॉन्ड दिए हुए हैं आपके नाइट्रोजन क्षार होते हैं आपके पास में। फिर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर जो है ये आपकी आरआरएनए की स्ट्रक्चर है, ये आपका ट्रांसफर आरएनए है, और ये आपका एमआरएनए मैसेंजर आरएनए है। अब यहाँ पे आ जाते हैं इस स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये मेनली इस प्रकार से जुड़े होते हैं। ये आपका न्यूक्लियस है, केंद्रक, केंद्रक में से आरएनए बाहर निकला हुआ है, एमआरएनए जिसकी हम बात करते हैं, ये संदेश पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। और क्या होता है फिर, ये जो आपका एमआरएनए होता है यहाँ पे, ये मेनली जो जुड़ा हुआ था वो आपका जो है राइबोसोम आरएनए और टीआरएनए से बेसिकली जो है ये जुड़ा होता है, ठीक है। तो इनके वर्क के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो एमआरएनए का वर्क होता है आपके पास में, मैसेंजर आरएनए का जो कार्य होता है, मेनली हम कह सकते हैं वो संदेश देने का कार्य होता है कि भाई जो है सेल में जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो रही है और उसको जो है प्रोटीन की जो है आवश्यकता है। टीआरएनए जो है करता है जो तत्व वगैरह होते हैं प्रोटीन वाले उनको बनाने के लिए इकट्ठा करने का कार्य करता है, और राइबोसोम को जो है ट्रांसफर कर देता है वापस जो है राइबोसोम जो होता है हमारा, वो प्रोटीन बना करके जो है हमारी सेल्स को जो है प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। बेसिकली ये डीएनए और आरएनए का कार्य होता है। यानी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यूरेसिल एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, वो डीएनए में होता है, परंतु थाइमिन के स्थान पर जो है यहाँ पे यूरेसिल आपका मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमोसोम की। अब हम गुणसूत्र में आ जाते हैं। गुणसूत्र की अगर हम बात करें तो ये गुणसूत्र बेसिकली जो होते हैं, जो इसकी जो खोज की थी वो पुरकिन ने की थी, परंतु इसको नाम जो दिया था वो वैल्डियर ने दिया था। गुणसूत्र जो होते हैं वो एक धागेनुमा संरचनाएं होती हैं जो कि डीएनए के ऊपर लगे होते हैं, ठीक है। डीएनए आपका जो है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन ये दोनों आपके इस क्रोमोसोम में मिलते हैं, क्योंकि मेनली जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन ये जो बनते हैं वो आपके गुणसूत्र के माध्यम से ही बनते हैं। गुणसूत्रों का ही एक जाल माना जाता है, ये गुणसूत्र से ही बनते हैं आपके, और ये केवल कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। और गुणसूत्र वैसे बेसिकली आपकी सेल में नॉर्मल अवस्था में नहीं दिखेंगे, ये केवल और केवल सेल डिवीजन की अवस्था में दिखाई देते हैं।
ऑलवेज फाइंड ऑन पेयर्स, और सदैव कह सकते हैं हम ये जोड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि उनकी जो संख्या है वो 46 होती है। यहाँ पे मेनली हम देख रहे हैं ये छोटा पार्ट होता है गुणसूत्र का, ये छोटे वाला और बड़े वाला पार्ट जहाँ पे एक दूसरे को मिलाता है उसको प्रार्थी संकीर्णन यानी हम जो है सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सेंट्रोमियर। यहाँ पे इसको जो है सेंट्रोमियर बोल देते हैं, और मैट्रिक्स इसमें भरा रहता है। ठीक है, और ये आपके जो होता है यहाँ पे इसी को जो है हम सैटेलाइट बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें तो टाइप ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों के प्रकार। तो गुणसूत्र मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक ऑटोसोम और एक आपका एलोसोम। एक ऑटोसोम इसको समजात गुणसूत्र कहते हैं, और एक होता है एलोसोम जो कि विषमजात गुणसूत्र होता है। अब हम बात करें इस ऑटोसोम गुणसूत्र की। ये जो ऑटोसोम गुणसूत्र होता है ना, ये मेल और फीमेल दोनों में इक्वल मिलता है। मेल और फीमेल दोनों में इक्वल होता है, यानी कि बराबर होता है, चाहे वो आपका जेंट्स हो या फिर वो लेडीज हो, कह सकते हैं। यानी कि मेल और फीमेल दोनों में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इक्वल इनकी जो इक्वल होने की जो संख्या होती है वो 22 पेयर होती है, यानी कि 44 गुणसूत्र जो होते हैं, चाहे वो मेल हो, यानी कि चाहे वो हमारे पापा थे चाहे वो मम्मी, दोनों में ही ये गुणसूत्र क्या होते हैं, समान। अब हम बात करते हैं एल्सोम की। विषमजात, विषमजात का मतलब अलग अलग। तो सीधी सी बात है, ये मेल में अलग होगा। मेल की अगर हम बात करें तो ये एक्स वाई होता है। मेल में क्या होता है, ये एक्स वाई होता है, और फीमेल में क्या होते हैं, ये एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली ये स्ट्रक्चर को बाद में, इस स्ट्रक्चर को जो है हम बाद में समझेंगे, पहले हम जो है इनको देख लेते हैं इधर। तो अब देखते हैं कि जब ऑटोसोम क्रोमोसोम में, जब ऑटोसोम क्रोमोसोम में ये जो आपके समजात गुणसूत्र हैं, अगर किसी वजह से इनमें दिक्कत आ जाए, जो कि समान होते हैं मेल में भी और फीमेल में भी, अगर किसी वजह से इस गुणसूत्र में जो है दिक्कत आ जाए तो कोई ना कोई अनुवांशिक रोग हो जाता है। बेसिकली आपने अनुवांशिक रोग देखे होंगे, जैसे आपका वर्णांधता हो गया, हीमोफीलिया होगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने का कार्य, सीधी सी बात है, कौन पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का कार्य कौन करता है, डीएनए। और डीएनए किससे बनते हैं, गुणसूत्रों से बनते हैं। तो मेनली ये जो गुणसूत्र होते हैं, ये जो 44 गुणसूत्र होते हैं, ये ही इनमें अगर कोई दिक्कत आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो अनुवांशिक रोग जो है हमारी बॉडी के अंदर लेकर के आती है। और ये रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, किसके माध्यम से, डीएनए के माध्यम से। ठीक है ना, डीएनए के माध्यम से ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अब हम बात करते हैं एलोसोम। एलोसोम जो विषम जात होते हैं, एलोसोम, इनको ना एक तरीके से हम कह सकते हैं लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र भी माना जाता है। ये तो एक जोड़ी गुणसूत्र हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है, एक मेल में और एक फीमेल में। लेकिन फीमेल में अलग होती है एक्स एक्स, और मेल में क्या होती है एक्स वाई। ये लिंग निर्धारण होते हैं। क्या होते हैं ये लिंग निर्धारण गुणसूत्र होते हैं। अब हम आते हैं एलोसोम पे। यहाँ पे एलोसोम क्या होते हैं, एलोसोम गुणसूत्र में कोई समस्या आ जाए तो मेल में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ध्यान से समझेंगे इस लाइन को। एलोसोम गुणसूत्र में कोई समस्या आ जाए तो मेल में तो होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसको मेनली हम कह सकते हैं ट्रांसजेस्टर अवस्था। तो मेल वाले में अगर आएगी दिक्कत तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा। यदि फीमेल के यानी कि एक्स एक्स में अगर दिक्कत आ जाए कुछ, तो वो होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर, देखो एक तरीके से नहीं, किन्नर टाइप होते हैं। यदि फीमेल किन्नर होगा तो वो तो कहलाएगा आपका टर्नर सिंड्रोम। क्या कहलाएगा, टर्नर सिंड्रोम। और अगर मेल वाला होगा तो वो कहलाएगा आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं, उनमें तो संख्या होती है गुणसूत्रों की 47, यानी कि एक्स एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। परंतु जो टर्नर सिंड्रोम होता है, जो फीमेल वाला, जो आपका पास में जो है फीमेल के जो एलोसोम में गड़बड़ अगर हो जाती है, तो वहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 45। ठीक है, यानी कि घट जाती है। मेनली हम बात करें तो 40 होती है, परंतु अगर मेल के एलोसोम में दिक्कत आए तो वहाँ पे बढ़ जाएगी, और फीमेल के में दिक्कत आए तो वो घट जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लड़का या लड़की होना, केवल और केवल मेल के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। लड़का या लड़की होना मेल के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। अब देखिए इसके बारे में कैसे डिपेंड करता है। मेनली अब देखिए, ये हमारे पापा तरीके से और ये मम्मी। तो देखिए पापा के गुणसूत्र हैं हमारे एक्स वाई, और मम्मी के हैं एक्स वाई। तो ये एक्स गुणसूत्र, ये जो एक्स गुणसूत्र है, ये मम्मी के एक्स गुणसूत्र से जो है संपर्क करेगा। देखिए फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी तो ये एक्स एक्स गुणसूत्र होगा। एक्स एक्स गुणसूत्र हुआ तो माना लड़की बनी। अभी ये एक्स गुणसूत्र, अगर ये वाई गुणसूत्र जो है ये एक्स के साथ में जाएगा तो एक्स वाई लड़का बन जाएगा। फिर अगर ये वाई एक्स के साथ कन्वर्ट करेगा तो एक्स वाई लड़का बन गया। अब ये एक्स और एक्स के साथ में कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा, ये आपके पास में डॉटर बन जाएगी। तो लड़का या लड़की होना अगर हम डिपेंड करते हैं, देखिए ये तो एक्स एक्स सेम है, इससे नहीं। तो लिंग निर्धारण का मेनली जो बेसिक होता है वो आपका एक्स वाई, यानी हम कह सकते हैं
कि लड़का या लड़की होना जो है वो मेल के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ कि ये गुणसूत्र वाला जो टॉपिक है आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। फिर भी अगर अच्छे से समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। मैं दोबारा इसके वीडियो लेक्चर बना करके अच्छे से और भी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। दोबारा से इसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। नोट्स आप ले सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूरी स्लाइड का नोट्स ले सकते हैं, ठीक है, और ये आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, मेनली यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कितने पेयर किस में पाए जाते हैं या फिर इनकी संख्या कितनी होती है। देखिए संख्या आप खुद भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वन पेयर में जो है 2 गुणसूत्र होते हैं। तो अगर हम कुत्ते की बात करें, कुत्ते में जो है 39 पेयर होते हैं, ड्रोसोफिला 4 पेयर, बिल्ली में 19 पेयर, चिंपैंजी 24 पेयर, चिंपैंजी 24, ठीक है ना। कंगारू 8 पेयर, हाइड्रा में 32 पेयर होते हैं, गेहूं में 21 पेयर होते हैं, मटर में 7 पेयर होते हैं, मच्छर में 3 पेयर होते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, मच्छर में 3 पेयर होते हैं, मक्खी में 6 पेयर होते हैं, प्याज में 8 पेयर होते हैं आपके पास, यानी कि 16 गुणसूत्र होते हैं, मक्का में 10 पेयर होते हैं, मेंढक मेंढक में जो है 13 पेयर होते हैं, ठीक है, और खीरा में भी जो है आपके 7 पेयर होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्राणियों में सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें मिलते हैं। तो एकांतवासी केकड़ा है, जिसमें प्राणियों में अगर हम बात करें सबसे ज्यादा गुणसूत्र मिलते हैं, उनकी संख्या है 254। प्राणियों में सबसे कम गुणसूत्र एस्केरिस, यदि ऑप्शन में एक पेयर मिलता है, यदि ऑप्शन में एस्केरिस ना हो तो आपको मच्छर देगा। मच्छर मच्छर में 3 पेयर होते हैं, ठीक है ना। प्राणियों में अगर बात करें तो वैसे तो एस्केरिस में होते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में एस्केरिस नहीं मिलेगा तो आपको मच्छर भी रहेगा, ठीक है। पादपों में सबसे ज्यादा ओफियोग्लोसम, ये फर्न है, एक सजावटी पौधा है जिसमें 1260 गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 1260 है। पेयर आप खुद से बना सकते हैं। पादपों में सबसे कम पादपों में सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो वो मटर में है। यही कारण था कि ग्रेग जॉन मेंडल ने जो है मटर का पौधा लिया था, ठीक है, अपना रिसर्च करने के लिए, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या सबसे कम थी इस पौधे में, 7 पेयर, ठीक है। तो उसमें जो है अध्ययन में उसे आसानी रही, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या क्या थी, कम थी। तो याद रखना कि पादपों में सबसे कम जो गुणसूत्र मिलते हैं वो मटर में मिलते हैं, 14 गुणसूत्र यानी कि 7 पेयर। आगे हम बात करते हैं जीन के बारे में। बेसिकली ये जीन होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम जीन के बारे में देखें तो इसका कार्य डीएनए की तरह ही होता है, यानी कि वैसे तो हम देखें तो ये डीएनए का ही एक टुकड़ा होता है, ठीक है ना। डीएनए का ही क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए का ही एक टुकड़ा होता है। खोज की बात करें तो इसकी खोज जॉनसन ने की थी, ठीक है ना। खोज की बात करें तो इसकी खोज जॉनसन ने की थी। स्टडी ऑफ जीन, यदि हम जीन के अध्ययन की बात करें तो जेनेटिक, अनुवांशिकी इसका अध्ययन कहलाता है, और फादर ऑफ जेनेटिक कहलाते हैं ग्रेग जॉन मेंडल। और किस पौधे पर इन्होंने खोज की थी, अभी बताया है मैंने, मटर के पौधे पर। किस पर खोज की थी इन्होंने, मटर के पौधे पर, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के तहत अगर हम बात करें तो मानव ह्यूमन बॉडी के अंदर, यानी कि मानव शरीर के अंदर 25 से 30 हजार लगभग जीन होते हैं, ठीक है ना। इनका कार्य बेसिकली क्या होता है, अनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण करना, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षणों को पहुंचाना। जैसे बालों का रंग हो गया, त्वचा का रंग हो गया, आपके बालों का रंग काला है, पापा के बालों का रंग काला है या मम्मी के, ठीक है ना, या किसी वजह से त्वचा का रंग हो जाना, ठीक है। आंखों का रंग, आंखें भूरी हैं पापा की या मम्मी की, तो बच्चों की भी आगे आंखें भूरी हो जाना। हाइट भी डिपेंड करती है। अन्य एक्सेट्रा कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे जो है अनुवांशिक लक्षणों को पर जो है आधारित होते हैं। तो मेनली उनको जो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का कार्य करता है वो आपका जीन करता है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम से आपका क्या बना, ये क्रोमोसोम से आपका पूरा डीएनए तैयार किया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं डबल हेलिक्स वाला, ये डीएनए है। और यहाँ से और यहाँ तक का ये जो एक टुकड़ा दिखा रखा है, ये तो ये डीएनए का ही एक टुकड़ा है, जिसको हमने क्या नाम दिया, जीन नाम दिया। क्या नाम दिया, जीन नाम, ठीक है। तो ये जीन का वर्क होता है मेन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना, वो जॉनसन ने की थी। और स्टडी ऑफ जीन की अगर हम बात करें तो वो अनुवांशिकी कहलाता है। फादर ऑफ जेनेटिक की बात करें तो ग्रेग जॉन मेंडल मटर के पौधे पर खोज करते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो 25 से 30 हजार जीन एक हमारे बॉडी के अंदर जो है मिलते हैं। और मेनली जो कार्य होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है अनुवांशिक लक्षणों को स्थानांतरण करना होता है। जैसे बालों का रंग हो गया, त्वचा का रंग हो गया, आंखों का रंग हो गया, हाइट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। यहाँ से भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है।
एमटी के नाम से इसको बोल देते हैं शॉर्ट में एमटी, ठीक है। और दूसरा नाम है इसका सूत्रकणिका, सूत्रकणिका। बात करें खोज की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की। अल्टमान और फ्लेमिंग ने मिलकर की थी 1890 में, और बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, ठीक है ना। तो खोज अल्टमान ने की, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा और फ्लेमिंग ने इसे फीला कहा, ठीक है। फ्लेमिंग ने इसे फीला कहा और अल्टमान ने जो है इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। प्रथम बार 1880 में कोलिकर ने जो है इसे कीड़े मकोड़ों की मसल्स में देखा था, ठीक है। कोलिकर ने 1880 में इसको देख लिया था कीड़ों मकोड़ों की मसल्स में। मेवेज की बात करें तो मेवेज ने सबसे पहले इसे प्लांट सेल में देखा, यानी कि पादप कोशिका में जो है माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, किसने? मेवेज ने, ठीक है। और बेंसले ने सबसे पहले यकृत कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट किया, किसमें? लीवर लीवर कोशिका में, यानी कि यकृत कोशिकाओं में। माइटोकॉन्ड्रिया में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्लियां होती हैं, ठीक है ना। इसकी आकृति कुछ ऐसी होती है, देखिए इसकी आकृति कुछ ऐसी होती है, और इसमें अंदर ऐसे ये आपको कुछ सेगमेंट होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ऐसे इसमें कुछ एक इधर बना दोहरी झिल्ली होती है इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है? दोहरी झिल्ली होती है। समय का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, और इसे जो है अर्धसंयान्त कोशिका भी कहा जाता है। तो डीएनए को अर्धसंयान्त कोशिका कहा जाता है। इसे कोशिका के साथ कोशिका भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए बेसिकली कोशिका में क्या होता है, आपका डीएनए, आरएनए, राइबोसोम वगैरह सब होते हैं, परंतु ये खुद खुद जो है माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होती है, इसलिए इसको कोशिका के साथ कोशिका भी कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है ना। तो कोश के संसर्ग के जो है इसमें प्रोसेस होता है, ग्लूकोज का अपघटन होता है और ये तुरंत ऊर्जा मुक्त करता है, ऊर्जा मुक्त करता है एटीपी के रूप में, ठीक है ना। ये एटीपी क्या होता है? एक एटीपी, देखिए एक बार में जो कोश के श्वसन की जो प्रक्रिया होती है हमारे बॉडी के अंदर, तो वो 38 एटीपी जो है वहाँ पे ऊर्जा मुक्त होती है, और एक एटीपी अणु में 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। नेक्स्ट हम बात करें एटीपी की। ये एटीपी क्या होता है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडीपी का पूरा नाम है। और एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। एक एडीपी अणु लगभग 36 एटीपी अणुओं का निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ से इसको याद रखेंगे, एक एडीपी अणु लगभग 36 एटीपी अणुओं का निर्माण करता है। फुल फॉर्म याद रखेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया में 70s प्रकार का राइबोसोम होता है। राइबोसोम के बारे में आगे पढ़ेंगे, दो टाइप का होता है, एक 70s और एक 80s। तो इनमें से जो 70s प्रकार का राइबोसोम होता है वो आपका डीएनए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। आरएनए की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए भी प्रेजेंट होता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक बोले तो जिसमें जो है पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक पाया जाता है, उसी में जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। लेकिन प्रायोकैरियोटिक कोशिकाएं जो आपकी मोनेरा जगत वाली होती है या जीवाणु वगैरह होती है, ठीक है ना, उन सब में आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या? तो अगर लाइसोसोम की बात करें, ये नेक्स्ट पार्ट है हमारी सेल का। तो खोज की बात करें तो डी डूनेस की खोज की थी। ये थैली जैसी संरचना होती है, देखिए आप, ये थैली जैसी एक संरचना है और एक झिल्ली इसमें होती है। आरबीसी में लाइसोसोम जो होता है वो एब्सेंट होता है, तो प्लांट सेल में ये कभी कभी उपस्थित हो जाता है। आरबीसी की बात करें तो ब्लड में आरबीसी आपकी मिलती है, उसमें नहीं पाया जाता, ठीक है ना। बल्कि डब्ल्यूबीसी में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और देख लेते हैं और किस किस चीज में पाया जाता है। तो देखिए ये सब चीजें, लार हो गई आपकी, यकृत हो गया आपका, अग्नाशय हो गया, वर्क हो गया, मोहन सेल हो गई आपकी, यानी हड्डियों की जो कोशिकाएं होती है वे हो गई, लीहा हो गया आपका, मस्तिष्क हो गया, थायराइड हो गया, इन सब में लाइसोसोम की मात्रा होती है। बट अगर सर्वाधिक पूछे बॉडी में किस पार्ट में होती है तो वो डब्ल्यूबीसी में होती है, परंतु आरबीसी में बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ अदर नेम की। लाइसोसोम की कुछ अदर नेम भी हैं, जैसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो बताइए सेल के किस पार्ट को आत्मघाती की थैली के नाम से जो है जाना जाता है? तो वो लाइसोसोम है। इसको सफाई कर्मचारी, सेल का सफाई कर्मचारी बोलते हैं, डिस्पोजल बैग बोला जाता है, एटम बम यानी परमाणु बम बोला जाता है, ठीक है ना। तो अब हम स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लेते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसमें एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है,
यानी कि अपघटीय एंजाइम होते हैं। इनका पीएच की अगर हम बात करते हैं, पूछा जाता है कि लाइसोसोम में जो अपघटीय एंजाइम होते हैं, उनका पीएच कितना होता है? तो 4 से 5 होता है उनका पीएच। तो कोशिका के अंदर आंतरिक पाचन का कार्य करते हैं। ये जो अपघटीय एंजाइम होते हैं, कोशिका के अंदर आंतरिक पाचन का कार्य करते हैं। आगे हम बात करें तो लाइसोसोम गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी के टूटने से बनते हैं। यानी गोल्जी काय या फिर गोल्जी बॉडी के टूटने से जो है आपके लाइसोसोम बनते हैं। ठीक है। ब्लड कैंसर में अधिक एक्टिव हो जाते हैं, जिससे कैंसर अधिक जल्दी फैल जाते हैं। ब्लड कैंसर की अवस्था में क्या होता है कि सेल्स में जो है ना अधिक तीव्र मात्रा में फैलने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे जो है कैंसर भी अधिक मात्रा में जो है फैल जाते हैं। बल्कि अगर हम बात करें तो बाहर से आए पार्टिकल को नष्ट करना इसका जो है वर्क होता है। मेनली अब देखिए ये जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर को आप ध्यान से समझेंगे। इसमें प्रोटीन कुछ एंजाइम होते हैं, ये मेम्ब्रेन हो गई। नीचे वाले स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं तो जीव द्रव्य दो प्रकार से आपको दे रखा है। तो ये जीव द्रव्य होता है, इसमें ये लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम में 4 से 5 का जिसका पीएच होता है। लेकिन जो जीव द्रव्य बाहर उपस्थित होता है उसमें 7.2 इसका पीएच होता है। लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो ये माइक्रोबायल किलिंग का कार्य करता है। एक प्रकार से जो बाहर से आई जीवाणु होती है उनको नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है ना। और देखिए आगे ट्यूमर इन्वेंशन ऑफ मेटासिस, ट्यूमर यानी कि ब्लड कैंसर वगैरह हो जाता है, इसमें एक्टिव अधिक मात्रा में हो जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है ये रिपेयर करने का कार्य करता है। ठीक है ना। और कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि लाइसोसोम इतनी अधिक मात्रा में ये हमारी बॉडी के अंदर एक्टिव हो जाते हैं कि ये खुद अपनी ही सेल को नष्ट कर देते हैं। यही कारण है कि क्या इसको जो है एक तरीके से आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं तो ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो उसको जो है सेशन को जो है लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, ठीक है, 9720087419। यहाँ पे आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।